श्रुति, यस मैम। हाँ अब आ रही है ना आवाज? यस मैम। ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। कल हम लोगों ने इसको गुरु गोविंद सिंह तक कंप्लीट किया था। लास्ट कौन से पॉइंट्स में थे? मैडम वो 4 सन्स वाला बताना था, 4 सन के बारे में बता रहे थे। हाँ उसके 4 सन थे ना, हाँ, वहां से। 4 सन्स। और उसके बाद में यहाँ देखो पेज नंबर 49 पर ही सन्स, यहाँ से ही अंडरलाइन करवा रही थी मैं शायद। 49 पेज नंबर पर लास्ट देखो, हिज सन्स जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह वर अरेस्टेड एंड वर बरीड अलाइव इन द वॉल्स ऑफ द सरहिंद फोर्ट। यहाँ तक आपको उसको यस मैम। करना है कि दोनों को क्या कर दिया गया था, अरेस्ट करके जिंदा ही दीवार में दफना दिया गया था। फिर लास्ट लाइन पेज नंबर 50, गुरु गोविंद सिंह लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड ऑन 1 अक्टूबर 1708। ये लास्ट यहाँ यस मैम। गुरु गोविंद सिंह का टॉपिक कंप्लीट होता है। आज हम करेंगे यस मैम। बंदा बैरागी। बंदा बैरागी, इसमें देखो फर्स्ट लाइन, हिज ओरिजिनल नेम वाज माधो दास। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? माधो दास। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड, ही वॉज born in a Rajput family in 1670 and lived in a monastery on the bank of Godavari river। कि एक राजपूत फैमिली में 1670 में उनका जन्म हुआ और वो एक मोनास्ट्री यानी कि जहाँ पर साधु संत वगैरह रहते थे वहाँ रहने लगे। कहाँ पर? गोदावरी रिवर के किनारे। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड है, यस ही मैम। क्लेम टू बी द बंदा ऑफ द गुरु ड्यूरिंग द साउथर्न सोजर्न ऑफ गुरु गोविंद सिंह एंड हैंस बिकेम फेमस बंदा बैरागी। कि इन्होंने गुरु गोविंद सिंह को अपना गुरु माना और उसके बाद में उनसे टाइटल मिला इनको, किसका? बंदा टाइटल मिला और इनका जो नाम है वो फेमस हुआ बंदा बैरागी से। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। इसके बाद यस में मैम। इनके दो बैटल हैं जिनमें से फर्स्ट बैटल है सरहिंद, सेकंड है डेरा बाबा। ये दो बैटल हैं किसके? बंदा बैरागी के। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, फिर उसके बाद में आपको बुक में टिक करवा दूंगी। ठीक है, ये जो सरहिंद बैटल हुआ था ये हुआ था पंजाब सूबेदार, पंजाब सूबेदार जो कौन थे? वजीर खान।
ठीक है, वजीर खान। और इनके सामने दूसरा कौन था? बंदा बैरागी। वजीर खान को बंदा बैरागी ने बहुत बुरी तरह से हराया और वो सरहिंद बैटल जो है वो उसमें जीत हुई बंदा बैरागी की। ठीक है, तो बुक में देखो आप पेज नंबर 50 पर थर्ड पॉइंट टिक करने के बाद में एक लाइन छोड़कर देखो पीपल ऑफ पंजाब, यहां से पीपल ऑफ पंजाब वर सफरिंग फ्रॉम एट्रोसिटीज ऑफ सूबेदार वजीर खान की। वजीर खान जो थे वो बहुत क्रूएल किंग थे, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे वो बहुत परेशान थे, वो चाहते थे कि इसको हटाया जाए। पीपल ऑफ पंजाब बिकेम ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बैरागी। लोग जो थे वो किसकी तरफ हो गए? बंदा बैरागी की तरफ। तो पीपल से आपको बंदा बैरागी तक एक पॉइंट टिक करना है। फिर उसके बाद में बंदा अटैक्ड सरहिंद, वजीर खान गेव ए कॉल टू ऑल द मुस्लिम ऑफ पंजाब टू फाइट बंदा, कि जब इन्होंने सरहिंद पर ये अटैक हुआ तो उन्होंने क्या किया? वजीर खान ने पंजाब के सभी मुस्लिम रूलर्स को बुला लिया इन द नेम ऑफ जिहाद, जिहाद के नाम पर। फिर बंदा सक्सीडेड इन किलिंग वजीर खान एट ए प्लेस कॉल्ड छप्पर चिरी विद द हेल्प ऑफ मुझेल जाट ऑफ माझा, यानी कि एक जाट की मदद से बंदा जो है वो वजीर खान को मारने में सफल हुए। ये तो हो गया सरहिंद का बैटल। इसमें उन्होंने कई सिख, अपना जो सिखिज्म है उसको स्प्रेड किया। और कहाँ कहाँ पर सिखिज्म को स्प्रेड किया? द सिख कैप्चर, लास्ट लाइन देखो इस पैराग्राफ की, द सिख कैप्चर्ड अमृतसर, बटाला, कलानौर और पठानकोट। ठीक है, ये तो था सरहिंद का बैटल। उसके बाद में दूसरे वजीर खान जो थे वो एक मुगल रूलर थे। उसके बाद में वहां पर मुगल रूलर दूसरे आते हैं, वो कौन आते हैं? बहादुर शाह। वजीर खान जो कि एक मुगल रूलर थे, पंजाब के सूबेदार थे। और फिर ये तो थे फर्स्ट, सेकंड आते हैं बहादुर शाह। उन्होंने बंदा बैरागी का पंजाब में इतना इन्फ्लुएंस देखने के बाद में उन्होंने क्या किया? अपनी एम्परर, अपनी आर्मी जो है वो भेजी। तो देखो सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, मुगल एम्परर बहादुर शाह हैड टू सेंड हिज आर्मी टू पंजाब, बंदा टुक शेल्टर इन द हिली फोर्ट ऑफ लोहागढ़। वो कहाँ चले गए थे? लोहागढ़ में, उनकी पहाड़ियों में चले गए थे। ही कंटिन्यूड गुरेला वॉरफेयर अगेंस्ट द मुगल सोल्जर, उनके साथ उनकी जो लड़ाई है वो चलती रही। और वो कहाँ चलती रही? लोहागढ़ के पहाड़ियों में। तो आपको टिक करना है मुगल एम्परर से मुगल सोल्जर तक। फिर उसके बाद में बहादुर शाह जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। कब होती है? 28 फरवरी 1712 में। उनकी डेथ के बाद में न्यू एम्परर आता है, मुगल एम्परर, जिसका नाम होता है फारूक शियार। फारूक सियार, ठीक है। इनकी डेथ के बाद में न्यू रूलर आता है फारूक शियार, जो अपना एक आदमी भेजता है जिसका नाम होता है सफदर खान। ठीक है, फारूक सियार जो अपना एक आदमी भेजता है उसका नाम होता है सफदर खान। सफदर खान को भेजकर ये क्या करते हैं? बंदा के अगेंस्ट, जो कि उसको हराने में सफल होते हैं। उनको जब चारों तरफ से घेर लिया जाता है तो क्या करते हैं? बंदा बैरागी सरेंडर कर देते हैं। तो आपको टिक करना है द न्यू एम्परर फारूक सियार। ये टिक कर लिया होगा आपने पहले। बहादुर शाह डाइड ऑन 28 फरवरी 1712। इसके बाद में यस मैम। द न्यू एम्परर फारूक सियार सेंट एन आर्मी लैंड बाय सफदर खान अगेंस्ट बंदा। फिर बंदा सरेंडर आफ्टर ए प्रोलॉन्ग सीज एट डेरा बाबा। यानी कि ये जो लड़ाई होती है किसके बीच में? फारूक सियार जो सफदर खान को भेजते हैं बंदा बैरागी को बंदी बनाने के लिए। फिर वहां पर वो क्या करते हैं? उसकी सेना को देखकर अपने आप को सरेंडर कर देते, क्योंकि मुगल सेना जो थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो सरेंडर कर देते हैं। और वहां पर उन दोनों के बीच जो लड़ाई होती है उसका नाम होता है डेरा बाबा
ठीक है, यस मैम। ये आपका बंदा बैरागी का कंप्लीट होता है। लास्ट पैराग्राफ में से भी हम 2 लाइन लिखेंगे। बंदा बैरागी वॉज ए ग्रेट सेंट एंड वॉज ए, ये इससे ऊपर वाला जो है आपने डेरा बाबा तक किया होगा, प्रोलोंग सीज्ड एट डेरा बाबा, ठीक है। फिर है बंदा बैरागी वॉज ए ग्रेट सेंट एंड वॉज ए ब्रेव वॉरियर हु ऑलवेज स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट द रिलीजन, जिन्होंने, जो कि एक ब्रेव वॉरियर भी थे, एक अच्छे संत भी कहलाते थे, और उसके साथ साथ वो अपने धर्म को भी अच्छे मानने वाले, सबसे ज़्यादा उसका प्रचार करना और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो बंदा बैरागी से आपको रिलीजन तक टिक करना है। इसके बाद में नेक्स्ट रूलर आते हैं हमारे रंजीत सिंह। नेक्स्ट रूलर है रंजीत सिंह। रंजीत सिंह वॉज बॉर्न ऑन 13 नवंबर 1780 एट गुजरनवाला, यानी कि इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरनवाला में होता है। ये आपको टिक करना है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। हिज ग्रैंडफादर वॉज ए ब्रेव लीडर ऑफ चाकिया मिसल एंड हैड फॉट मेनी बैटल्स अगेन अहमद शाह अब्दाली। हिज फादर वॉज महा सिंह हु डाइड इन 1792। ये पूरा पैराग्राफ 92 तक आपको 3 पॉइंट्स में लिखने हैं। The administration was run by a council from 1792 to 1797। कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है रंजीत सिंह का, वो 1792 टू 1797 तक था, ठीक है। His mother in law and दीवान लखपत राय वर द मेंबर्स ऑफ दैट काउंसिल। और उस काउंसिल के मेंबर कौन कौन थे? उनकी मदर इन लॉ और दीवान लखपत राय, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेशन Yes, से लेकर और ये आपके काउंसिल तक आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। द सिख मिसल वर इन डिसअरे बाय द एंड ऑफ 18th century। Ranjit Singh extracted beneath out of that situation and founded an independent kingdom in central Punjab. Ranjit Singh captured Lahore in 1799 and Bhangi Misl of Amritsar in 1805। कि रंजीत सिंह जो देखो आपको टिक करना है, रंजीत सिंह से और 1805 तक कि इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते हुए पंजाब कैप्चर किया, लाहौर को कैप्चर किया 1799 में पंजाब के अंदर, और 1805 में अमृतसर को कैप्चर किया, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है ही अटैक्ड, इसकी एक लाइन छोड़कर, ही अटैक्ड एंड डिफीटेड साहिब सिंह ऑफ गुजरात इन 1804। He crossed Satluj in 1808 and won Faridkot, Malerkotla और अम्बाला। बट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अम्बाला तक आपको टिक करना है, ही अटैक से अम्बाला तक। एंड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 1809 ही एक्सेप्टेड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर एरियाज ऑन अनदर साइड ऑफ सतलज। ही कैप्चर्ड मुल्तान इन 1818 एंड पेशावर इन 1834। ये बाकी सारी आपको इतना नहीं लिखना है क्योंकि ये सारे एरियाज जो हैं वो पंजाब के ही हैं। लास्ट हम एक लाइन लिखेंगे, रंजीत सिंह डाइड इन 1839। मोस्टली ये सिख धर्म से थे, पंजाब में ही उनका जो शासन था वो वहीं तक ही, उनके ही जितने एरियाज थे उनको उन्होंने कैप्चर किया। तो मोस्टली जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको टिक करवा दिया है। यहाँ आपका ये सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। हाँ, अभी से चैप्टर 12 ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस। मैडम। हाँ मैडम आज एक और क्लास है क्या?
हाँ एक और है। तो सबसे पहले चैप्टर 12 जो कि हमारा इकोनॉमिक्स का है, ह्यूमन रिसोर्स, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है, कि जो भी चीजें हमारी जरूरतों को हम पूरा करने के लिए जिस चीज को भी यूज कर रहे हैं, स्टडी से लेकर हम खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, जो भी चीजें हम काम में ले रहे हैं, वो सारी चीजें क्या कहलाती है, हमारी रिसोर्स कहलाती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स ये सब चीजें क्या कहलाती है, रिसोर्स कहलाती है। जैसे आप स्कूल में टेबल यूज कर रहे हो, चेयर यूज कर रहे हो, आपकी बुक्स हैं, आपके बैग हैं, आपके कपड़े हैं, आप जो खाना खा रहे हो, वो सारी चीजें क्या हैं, हमारे लिए रिसोर्स हैं। ठीक है, तो जो चीजें एनवायरनमेंट में जो भी चीजें प्रेजेंट है, जो जिससे हमारी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, वो सारी चीजें क्या कहलाती है, रिसोर्स कहलाती है। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग यूज कर रहे हैं उसको, तो वो ह्यूमन रिसोर्स हो गए। ठीक है, तो all those substance in our environment which are utilized to fulfill our needs are called resources। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, रिसोर्स का डेफिनेशन भी हो गया ये आपका। ठीक है, तो मैन इज Yes, कैपेबल ऑफ ma'am. इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एनी सब्सटेंस बाय यूजिंग हिज इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी। कि मैन जो है वो अपनी वैल्यू यानी कि अपनी किसी भी सब्सटेंस को किस तरीके से यूटिलाइज करना है उसके लिए कैपेबल होता है, बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से और उसकी समझदारी से किसी भी रिसोर्स का किस तरह से यूटिलाइज करना है उसके बारे में, यूटिलाइज कैसे करना है, उसका यूज कैसे करना है, इसके बारे में हमें कौन बताता है, ह्यूमन बींग्स। Thus man not only make new resource but he himself is an important resource। कि न्यू रिसोर्स जो है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही क्रिएट नहीं करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग जो है वो खुद भी क्या है, एक रिसोर्स है। ह्यूमन बींग्स जो है वो भी क्या है, एक तरह के रिसोर्स ही कहलाते हैं। तो ये लास्ट लाइन भी आप अंडरलाइन कर लीजिए कि सबसे, हाँ पूरा थोड़ी बताया मैंने। फिर नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज, कि मैन हिमसेल्फ इज ए रिसोर्स। अंडरलाइन, मैन हिमसेल्फ इज ए रिसोर्स। द नंबर, फिजिकल पावर एंड मेंटल पावर ऑफ ए मैन मेक हिम हर द ह्यूमन रिसोर्स। की जो ह्यूमन बींग्स जो है उनकी इंटेलिजेंसी, उनकी कैपेबिलिटी जो होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम ये चीज़ का, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो मेंटल पावर है उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन रिसोर्स जो है वो किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। फिजिकल एंड मेंटल पावर इन ह्यूमन डेवलप थ्रू एजुकेशन। और ये जो मेंटल पावर है वो किससे इंक्रीज होती है, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड स्किल। कि किस तरीके से हम न्यू चीज़ों को, न्यू थिंग्स को डेवलप कर सकते हैं। मैन डेवलप कैपेबिलिटी टू क्रिएट न्यू थिंग्स बिकॉज ऑफ हिज मेंटल एंड फिजिकल पावर। Human resource is a concept which visualize population more as an asset than liability। अब ये asset क्या होता है और liability क्या होती है, कि liability तो मतलब होती है कि जो भी चीज़ें हम किस तरीके से यूज़ करें, हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, हम कोई भी चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितना ज़्यादा उसमें क्रिएशन, डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा लिएबिलिटी कहलाता है। और एसेट वो एक सेटिस्फेक्शन रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे कि पेपर है, पेपर से आप और नई चीज़ें डेवलप कर सकते हो, वो आपकी कैपेबिलिटी कहलाएगी, लिएबिलिटी कहलाएगी। लेकिन उससे कुछ नया प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, हमारा एसेट होगा। जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। When investment is made on education, training, health and other services for human population, then the investment convert the human population into human resource। कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एजुकेशन पे करेंगे, कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस पर कर लिया, हेल्थ के ऊपर करेंगे कि हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो ही हम एजुकेशन गेट कर सकते हैं, और इस तरीके से अदर सर्विसेज पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन वो जब जितनी भी पॉपुलेशन है, इन्वेस्टमेंट सब पर किया जाता है,
लेकिन उनमें से जो अच्छा रिजल्ट देते हैं, जो अच्छे से पढ़कर कुछ बन जाते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है, जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा क्या कहलाएगा? ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगा। कैन यू इमेजिन ऑफ द वर्ल्ड विद ह्यूमंस की Can you imagine of a world with humans? It is the man who creates social and cultural environment, use natural resources. कि ह्यूमन बींग्स जो हैं हमारे नेचर में, ऑल ओवर एनवायरनमेंट में सभी ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट हैं, और ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूज कौन करता है? ह्यूमन बींग्स करते हैं। मैन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी, कि सोसाइटी भी है वो भी ह्यूमन बींग से बनती है, और जो हमारी इकोनॉमी है वो कम होती है या इंक्रीज होती है वो भी किससे होती है? ह्यूमन बींग से। तो ह्यूमन बींग नॉट ओनली क्रिएट एंड यूटिलाइज रिसोर्स बट दे देमसेल्व्स आर रिसोर्सेज टू, कि सिर्फ नेचुरल रिसोर्स को यूज करना, प्रोडक्ट बनाना या फिर उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है वहां तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ह्यूमन बींग क्या है? खुद ही एक रिसोर्स है। ह्यूमन बींग नहीं होंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज का कोई यूज नहीं होगा। Coal was just another piece of rock till man invented a technique to obtain and utilize coal and made it resource। की कोल, जो आप कोयला जो होता है वो तब तक रिसोर्स नहीं था, पुराने जमाने में भी कोयले थे लेकिन तब उसे क्या मिनरल नहीं कहा जाता था, तब वो हमारे देश की इकोनॉमी को इंक्रीज करने वाला मिनरल नहीं था। कब तक? जब तक उसको स्टीम इंजन में यूज नहीं किया गया, तब तक वो क्या था? एक नॉर्मल कोयला था। लेकिन जब उसका यूज होने लग गया तो वो क्या देश की इकोनॉमी को इंक्रीज करने लग गया, इसका मतलब वो क्या? मिनरल बन गया एक। ठीक है, तो जब तक किसी चीज का यूटिलाइज नहीं होगा वो रिसोर्स नहीं कहलाता। तो ह्यूमन बींग्स में वही हो गए कि हम जब तक किसी काम में हमारा सहयोग नहीं होगा, हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे किसी भी काम में, तब तक हम क्या कहलाएंगे? रिसोर्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो वन ऑफ द मेथड टू डिस्क्राइब ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ए कंट्री इज टू एक्सप्लेन एम्प्लॉयड पीपल इन टर्म्स ऑफ करेंट प्रोडक्शन, यानी कि जो पर्टिकुलर पर्सन एम्प्लॉयड नहीं है, जो बेरोजगार होते हैं, वो हमारी इकोनॉमी को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या है? सिर्फ पॉपुलेशन में काउंट होते हैं कि हाँ हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी है। सिर्फ उन्हीं पर्सन्स को ह्यूमन रिसोर्स में काउंट किया जाता है, दोज हु आर एम्प्लॉयड एंड स्किल डेवलपर, जिनमें कुछ क्वालिटीज होती हैं कुछ करने की जो देश की इकोनॉमी को इंक्रीज कर सकते हैं। When we think about population in terms of population value, then we stress on people's importance in creation of gross domestic product. Population is a huge resource like any other resource. Resource is the positive aspect of a large population. कि resource तो है लेकिन ह्यूमन रिसोर्स कब बनता है? जब उसका कोई यूज होगा, तब उससे पहले सिर्फ हम एक पॉपुलेशन में ही काउंट होते हैं। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे पॉपुलेशन क्या होता है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग एट ए डेफिनाइट प्लेस इन ए डेफिनाइट टाइम पीरियड, जहाँ जो लोग रह रहे हैं वो वहाँ की पॉपुलेशन कहलाएगी। तो ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन हो गई, इसको आप टिक कर लेना। पॉपुलेशन इज ए फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ सोशल साइंस। पॉपुलेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल एलिमेंट है हमारी सोसाइटी का। दिस इज ए रेफरेंस पॉइंट थ्रू विच अदर एलिमेंट्स आर व्यूड एंड देयर मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस इज रिकॉग्नाइज। ठीक है, ये वो पॉइंट है, पॉपुलेशन हमारी वो पॉइंट है जहाँ से हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, दूसरे किसी भी चीज को हम डिफाइन कर सकते हैं, किसके द्वारा? ह्यूमन बींग्स के द्वारा। तो वो हमारा वो पॉइंट है, वो एलिमेंट है जिससे हम किसी दूसरे व्यक्ति की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। द मीनिंग ऑफ रिसोर्स, कैलेमिटी एंड डिस्ट्रक्शंस आर मीनिंगफुल ओनली फॉर ह्यूमन बींग। कि रिसोर्स, कैलेमिटी, यानी कि कैलेमिटी क्या होती है? कि अचानक से कोई विपदा आ जाती है, तो किस पे आएगी विपदा? ह्यूमन बींग्स पर ही आएगी, नेचुरल रिसोर्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। और डिस्ट्रक्शन, कोई नुकसान होता है तो वो किसका होगा? ह्यूमन बींग्स का होगा। तो ये सारी चीजें, ये जो डेफिनेशन है कैलेमिटी, डिस्ट्रक्शन, रिसोर्स, ये सारी चीजें किसके ऊपर बेस्ड होती हैं? ह्यूमन बींग्स के ऊपर। Number, growth, distribution and characteristics of human population provide the background against which we can understand and analyze different forms of environment. Man produces and uses the resource on earth. Hence, it is important to know how many people live in a country, how they live, what is causing and growth in population, what are silent feature of the population। कि अब हम क्या पढ़ेंगे आगे कि population जो है
वो कितनी पॉपुलेशन है, किस तरीके से वो पॉपुलेशन जो है वो हमारे देश की है, दूसरे देशों से कंपैरिजन उसका पॉपुलेशन का, और उनका ग्रोथ रेट कितना है, बर्थ रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है, तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। द सेंसस प्रोवाइड वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन, कि सेंसस जो होता है उसी से हम बता सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो कितनी है। सेंसस मीन्स क्या होती है, जो जनगणना होती है, जो हर 10 साल में की जाती है, ठीक है, तो उसी से हम पता लगा सकते हैं पॉपुलेशन के बारे में। डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन रिवॉल्व अराउंड 3 मेन पॉइंट्स, कि पॉपुलेशन को 3 मेन पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। दूसरा है ग्रोथ एंड चेंज इन पॉपुलेशन। थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन। तो साइज मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हैं, वोमन कितने हैं, चिल्ड्रंस कितने हैं, ये तो हो गई साइज या डिस्ट्रीब्यूशन उनके जेंडर के अकॉर्डिंग। फिर है ग्रोथ एंड चेंज इन पॉपुलेशन, कि ग्रोथ एंड रीजन ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन, कि ग्रोथ जो हो रही है पॉपुलेशन की, दिनों दिन जो जन्म जो होता है, वो जो बर्थ रेट है वो जो इंक्रीज होती है, उसी से हमारी क्या होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। और कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, किस एज ग्रुप के हैं, उनकी लिटरेसी रेट कितनी है, लिटरेसी रेट मतलब कितने शिक्षित व्यक्ति हमारे सोसाइटी में, हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, उसके साथ साथ कितने लोग ऑक्यूपाइड हैं, कि ऑक्यूपेशन काम कर रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग रोजगार हैं, ठीक है, उन लोगों का कॉम्पोजिशन, हेल्थ, किस सोसाइटी में रह रहे हैं, कैसा उनका रहन सहन है, सारी चीजें जो हैं वो हमारी पॉपुलेशन को डिफाइन करती है, ठीक है। अब सबसे पहले आता है साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 11 सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, 1,21,00,000। फिर ये पूरा जो दिया हुआ है ना रेशियो, ये पूरा है, हाँ, ये हमारे इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक है, विच इज 17.3% ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का 17.3% है ये। द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया, और लैंड एरिया कितना है इंडिया का, 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2.4% है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको अंडरलाइन करना है इसको और पढ़ना भी है। ये छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये हमारे आगे कंपटीशन एग्जाम्स तक भी पूछे जाते हैं। अब तो वैसे जैसे आप एग्जाम दोगे, कंपटीशन कोई एग्जाम दोगे भी, तब 2021 में फिर से जनगणना हो जाएगी, क्योंकि हर 10 साल में सेंसस जो है वो काउंट किया जाता है। अभी 20 चल रहा है, तो क्यों नहीं होगी, अब तो ज्यादा और होगी। द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली इवन इन इंडिया। तो देखो, आपको यहाँ पर 10 कंट्रीज की पॉपुलेशन यहाँ दी गई है, ठीक है, तो वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो देश है वो कितने नंबर पर आता है, 2nd नंबर पे। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अभी आपको एग्जाम के लिए 2011 का ही सेंसस पढ़ना है, और वही जो उसमें रेट है, जो उसमें दी गई है पॉपुलेशन, वही सारी चीजें मेंशन करनी है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा नहीं करना है। कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन द कंट्री। उत्तर प्रदेश सबसे पॉपुलेशन वाला कंट्री है, स्टेट है इंडिया में, विथ ए पॉपुलेशन, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, दी गई है यहाँ, विच इज 16.49% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। टोटल इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका 16.49% उत्तर प्रदेश में रह रहा है। ऑन द अदर हैंड द पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम, सिक्किम की पॉपुलेशन है और जो कि है 0.05%। आपको ये अंडरलाइन करना है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया का कितना परसेंट वो कवर कर रहा है, सिक्किम की कितनी है, और ओनली 64,429 पीपल रिसाइड इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने लोग रह रहे हैं, 64,429 पीपल। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव इन 5 स्टेट, यानी कि इंडिया जो है, हाफ पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रह रहा है, जो टोटल पॉपुलेशन का हाफ पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और
आंध्र प्रदेश में। कौन से 5 स्टेट्स हैं जहां पर इंडिया का हाफ पॉपुलेशन रिसाइड कर रहा है, तो उसमें ये 5 स्टेट्स के नाम आ जाएंगे, ठीक है। राजस्थान इज द 8th लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट, राजस्थान जो है वो कौन से नंबर पर आता है सिर्फ इंडिया में, तो 8th नंबर पे, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। फिर राजस्थान की जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है उन सब की पॉपुलेशन यहाँ दी गई है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ये पूरा जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हैं वो सबके पॉपुलेशन यहाँ आ गई है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की पॉपुलेशन यहाँ दी गई है जो कि इंडिया का 5.67% कवर कर रहा है। The population of Rajasthan is unevenly distributed over an area of 3.42 lakh square kilometer। कि राजस्थान का जो टोटल जो लैंड सरफेस एरिया वो कितना है 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जयपुर इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रह रहा है, जयपुर में, विद पॉपुलेशन ऑफ 66,63971। और दूसरी तरफ सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर है, जैसलमेर में, ठीक है। सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो जैसलमेर में देखी जाती है। तो यहाँ तक आप अपने इस चैप्टर को रीड करिए, जो नहीं समझ में आए पूछ लेना। इकोनॉमिक्स की नई नोटबुक बनानी है जिसमें आप अपने नोट्स जो हैं वो तैयार करोगे, जो जो चीज़ें आपको अंडरलाइन करवाई गई हैं। कल हम पढ़ेंगे कल नहीं, आज ही हमारा जो सेकेंड पीरियड आएगा उसमें हम पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ेंगे। तब तक आप हिस्ट्री का काम पूरा कर लेना।